गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद कैसे फैला, उसके बाद उस रूसी क्रांति कैसे हुई, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सामाजिक परिवर्तन का युग, यानी कि यूरोप में कैसे पहला समाज था, उसके बाद कैसे कैसे इसमें चेंजिंग आए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जानते हो कि हम लोग इससे पहले कौन सा पढ़े थे, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़े थे। तो उस समय समाज कैसा था? तो उस समय यूरोप में पूर्व के समाज अगर हम देखें तो पूर्व के समाज में श्रेणी के बारे में बटा हुआ था, यानी कि स्टेट थे। उसमें पहला स्टेट कौन था? तो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और जनसाधारण वर्ग, ऐसे तरह के स्टेट में बैठे हुए थे। उसके बाद पहले क्या हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुई, तो वहाँ सभी लोग समानता का अधिकार के लिए लड़े थे। तो उसके बाद पूरा यूरोप में ये सनसनी फैल गया कि हम लोग को भी वैसा ही समानता चाहिए सभी को। तो ऐसा ही यूरोप में सामाजिक परिवर्तन हुए। तो हम लोग चलिए देखते हैं 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए, यानी इकोनॉमिकल चेंजेस भी आए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो गया था। औद्योगिक क्रांति ने लोगों को जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी सामने आया। औद्योगिक क्रांति तो अच्छा था, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी सामने आया। तो इसकी मुख्य समस्याएं क्या थी, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। काम के लंबे घंटे और कम मजदूरी, यानी लोग जो किसान पहले खेत में काम करते थे, 98% लोग, जनसाधारण लोग किसान खेत में काम करते थे और कहीं कहीं काम करते थे। तो औद्योगिक क्रांति से ये हुआ कि ये सब का काम को मशीन ले लिए, मशीन छीन लिए। तो इन लोग बन गए कृषक मजदूर, फैक्ट्री मजदूर बन गए यहाँ के लोग। इन मजदूरों से फैक्ट्री के मालिक काम अधिक लेने लग गए, जिससे मालिक को अधिकतर लाभ मिला। परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ। तो यहीं से पूंजीवाद का जन्म हुआ। जब फैक्ट्री आया, मालिक अधिक काम लेने लग गए श्रमिकों से, तो यहीं से पूंजीवाद का जन्म होता है। खराब साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, यहीं से भी साफ सफाई और खराब असुविधाओं का अभाव हुआ। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं को नए द्वार खोल दिए थे। यानी हम अभी आप लोगों को बताए कि इससे पहले जब यूरोप में, फ्रांस में जब ये क्रांति फैली थी, तो पूरे यूरोप को एक आईना दिखा दिया था कि नहीं, हम लोग भी चेंजिंग ला सकते हैं। तो इसी प्रकार यूरोप में अलग अलग जगह पे हुआ, और इसके बाद रूस में क्या हुआ, उस कहानी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। इसी क्रम में 3 सामाजिक परिवर्तन की संभावनाएं हुए। मूल रूप से 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। कैसा? तो 3 अलग अलग विचारधारा का विकास हुआ। समय उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। उदारवादी लोग क्या सोचते थे? तो उन लोग सोचते थे कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, यानी कि सर्वधर्म संपन्न वाला बात था इनमें। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, यानी कि व्यक्ति का जो अधिकार है उसकी रक्षा होनी चाहिए। निर्वाचित सरकार के पक्ष में, यानी कि निर्वाचित सरकार हो, यानी कि यहाँ का लोग सरकार का निर्वाचन करे। उसके बाद संपत्ति अधिकारों का मताधिकार हो, यानी जिसके पास संपत्ति है, जिसके पास वही मताधिकार करे, यानी कि वोट सिर्फ जिसके पास पैसा हो वही दे सके। उदारवादी को ये सोचना था। वहीं एक रूढ़िवादी लोग थे जो पारंपरिक मान्यताओं का समर्थन करते थे, यानी जो पहले से चला आ रहा है वही चलते रहेगा, वही राजा रहेंगे, वैसा ही चलते रहेगा। रूढ़िवादियों का ये सोच था। अतीत का सम्मान करें, यानी कि जो इतिहास में पीछे हुआ है उसका सम्मान करना चाहिए। धीमे बदलाव के पक्षधर थे, यानी कि धीरे धीरे खुद बदलाव हो जाएगा। रूढ़िवादी का ये मान्यता थी। उदारवादियों का विरोध करते थे, ये इनका सीधा विरोध करते थे कि उदारवादी लोग जो भी बोल रहे हैं कि सभी धर्म का सम्मान करें, क्यों हम सभी धर्म का सम्मान करेंगे? व्यक्ति के अधिकार या न सरकार हो, क्यों सरकार होना चाहिए? तो रूढ़िवादियों का ये सोच था। एक थे परिवर्तनवादी, ये शिक्षित लोग थे और ये परिवर्तन चाहते थे। तो इनका क्या था? क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे। कैसा? तो एक क्रांति परिवर्तन होना चाहते थे। बहुमत आधारित सरकार हो, यानी कि जिसके फेवर में ज़्यादा वोट हो उसका सरकार होना चाहिए। महिला मताधिकार का समर्थन थे, यानी कि ये चेंजिंग वादी थे कि महिलाओं का भी वोट देने का अधिकार हो। विशेषाधिकारों का विरोध, यानी कि किसी के पास भी स्पेशल या फिर वीआईपी पर्सनालिटी वाला सिस्टम ना हो, किसी के पास विशेष अधिकार ना हो। तो इस प्रकार का 3 वहाँ विचारधारा चल रहे थे यूरोप में। कैसा कैसा? तो उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि वहाँ का जो विद्वान थे उनका क्या थॉट था इसके बारे में। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये समाजवादी विचारधारा के कुछ लोग थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। समाजवादी विचारधारा निजी संपत्ति का विरोध और सामाजिक न्याय पर आधारित थे। इसके अनुसार संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। यानी ये जो भी विचारधारी लोग आप लोग देख रहे हैं,
थिंकर्स बोलते हैं हम लोग इसको। तो थिंकर्स लोग जो भी आप इनका नाम सुने होंगे, ये सब का कहना था कि सरकार के पास पूरा संपत्ति हो। कार्ल मार्क्स का ये कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स का बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो कार्ल मार्क्स अपने समय के बहुत बड़े विचारधारक रहे हैं। इनका भी कहना था कि जितना भी संसाधन हो उसका पूरा नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। रॉबर्ट ओवन, ये इंग्लैंड के एक विचारधारक हैं। इनका कहना था कि एक संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। यानी कि एक संतुष्ट श्रमिक, अगर कोई मजदूर है, अगर वो संतुष्ट है तो वही वास्तविक श्रमिक है, वही पूरा मन से काम कर सकता है। अगर श्रमिक संतुष्ट नहीं है तो वो पूरे मन से काम नहीं कर पाएगा, आधे मन से काम करेगा तो फैक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये रॉबर्ट ओवन का कथन था। अब लुई ब्लॉक का क्या कथन था? तो सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों का बढ़ावा, यानी लुई ब्लॉक का कहना था कि आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। तो आर्थिक सुधार तभी होगा जब राजनीतिक सुधार हो। अगर लुई ब्लॉक का आप लोग थॉट्स सुनेंगे तो अभी आपको वर्तमान समय का ही पता चलेगा। कोई सा भी राज्य या कोई सी भी गवर्नमेंट, चाहे भारत का गवर्नमेंट हो या किसी स्टेट का गवर्नमेंट हो, तभी डेवलप कर सकता है जबकि वहाँ राजनीतिक अच्छा हो। अगर कर्नाटका को देखा जाए तो कर्नाटका इतना डेवलप क्यों कर रहा है, या तमिलनाडु इतना डेवलप क्यों कर रहा है, या फिर साउथ का जो भी स्टेट है वो इतना डेवलप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ राजनीतिक अच्छा है, राजनीतिक स्टेबिलिटी अच्छा है, वहाँ का थिंकर्स अच्छे हैं। इसी चलते इनका लुई ब्लॉक का कहना था कि तभी आर्थिक सुधार हो सकता है जब राजनीतिक सुधार हो, यानी कि राजनीति में सुधार होगा तभी आर्थिक सुधार संभव है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स उस समय के सबसे बड़े थिंकर्स थे। तो कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग को आज देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का कार्यकाल 1818 से कितना से 1818 से 1883 तक रहा। 1883 ये कार्ल मार्क्स थे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया तथा इनके सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। ये वर्ग संघर्ष यानी कि कोई लोग अपर कास्ट, लोअर कास्ट नहीं, मतलब ये इकोनॉमिक के रूप में कि अपर लोग के पास ज़्यादा पैसा है, लोअर लोग के पास ज़्यादा पैसा है, नीचे लोग के पास कम पैसा है। तो ये वाला थ्योरी ये कार्ल मार्क्स दिए और इन्हीं को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। तो क्या वैज्ञानिक समाजवाद? इनका कहना था कि पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग एक दिन संघर्ष करेंगे, यानी कि जो पूंजीपति वर्ग लोग हैं और एक ये श्रमिक लोग हैं, एक दिन संघर्ष करेंगे, एक दिन इसमें झगड़ा होगा और हमेशा जीत किसकी होगी? तो श्रमिक वर्ग का हमेशा जीत होगा, यानी कि मजदूरों का जीत होगा। ये किसका कहना था? तो कार्ल मार्क्स। आगे चल के जब रूसी क्रांति होगी तो ये चीज़ देखने को भी मिलता है। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था। संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण रखने को कहा, यानी कि संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण हो, यानी कि जितना भी संसाधन है देश का या राज्य का उस पर नियंत्रण रखो सामाजिक तौर पे। कार्ल मार्क्स द्वारा सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण में समावित रखा गया। 1870 के दशक तक समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे और मजदूरों अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिए थे। यानी कार्ल मार्क्स का ये थ्योरी था और इससे ये हुआ कि पूरे यूरोप में ये सब फैला। उसके बाद की कहानी हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इसके यहाँ स्किप करेंगे और थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा कार्ल मार्क्स को समझते हैं हम लोग। तो हम लोग एक नया पेज ले लिए हैं। कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए हम थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में बता देते हैं। कार्ल मार्क्स का इनका जन्म 8 मई 1818 को हुआ। कब? तो 8 मई 1818 को। कहीं कहीं 5 मई देता है तो वो 5 मई भी सही है। ये जर्मनी में ट्रियर नगर के रहने वाले थे। कहाँ गए थे? तो जर्मनी के ट्रियर नगर के रहने वाले थे। पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। हेनरिक मार्क्स अच्छा से लिखा नहीं पा रहा है तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा। और इनके पिता पेशे से वकील थे। क्या थे? तो ये वकील थे। ये यहूदी परिवार से आते थे, यहूदी परिवार से। और उस समय वहाँ ईसाइयों का वर्चस्व था, लेकिन ये क्या थे? तो यहूदी थे। और वैसे भी उस समय यहूदी पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ हुआ करते थे। ये यहूदी परिवार से थे, परंतु बाद में ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए। बाद में क्या हो गया? तो ईसाई धर्म में अपना लिया। कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन के मित्र जेनी के साथ विवाह किया था। ये अपने बचपन के फ्रेंड जेनी से ही शादी कर लिए थे। मॉन्टेस्क्यू हीगेल के विचार से कार्ल मार्क्स से ज़्यादा प्रभावित थे। यानी कि कार्ल मार्क्स किसी विचार से प्रभावित थे? तो मॉन्टेस्क्यू हीगेल के मतलब
ये विचार से ज़्यादा प्रभावित थे। इनमें हेगेल का विचार इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, यानी हेगेल का विचार से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स फिर पेरिस गए। पेरिस जाकर मार्क्स फ्रेडरिक एंगल्स से मिले। कार्ल मार्क्स ने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर सन 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया। तो क्या साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी सोशलिज्म है उसका जनक कौन है, तो वही साम्यवादी घोषणा पत्र। 1867 में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा। ये पुस्तक का नाम आप लोग याद रखिएगा, हमेशा पूछता है दास कैपिटल, ये किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स ने। तो ये 1867 में कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया, दुनिया का मजदूर एक हो, यानी कि टोटल दुनिया का मजदूर एक हो। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत, वर्ग संघर्ष सिद्धांत, राजविहीन व वर्गविहीन समाज की स्थापना, राजविहीन हो और वर्गविहीन समाज हो, यानी कोई राज नहीं हो, पूरा वर्ल्ड एक हो, और कोई भी ये नहीं हो कि अमीर गरीब वाला थीसिस हो, सब एक हो। इस प्रकार का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया। चलिए अब हम लोग कहानी पे आते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में इतना काफ़ी है। तो क्रांति से पहले रूस की स्थिति कैसी थी, हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो पहले रूस की स्थिति बड़ा अच्छा थी। हम लोग यूरोप के समाजवाद में कैसे कैसे क्या उसको देख लिया। हम लोग चलते हैं रूस की ओर। तो रूस में पहले कैसी स्थिति थी, बाद में कैसे कैसे से यहाँ आधुनिकीकरण हुआ, उसके बाद क्या क्या दिक्कतें आई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्रांति से पहले रूस की स्थिति। समाज और अर्थव्यवस्था। रूस में समाज और अर्थव्यवस्था कैसा था, तो 85% जनता खेती पर निर्भर थी। रूस की 85% जनता खेती पर निर्भर थी। ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ की जनता कितने अच्छे 80% लोग खेती कर रहे थे। जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन था, यानी कि इस समय यहाँ राजा कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय था। भूमि का 67% सामंतों के पास और 13% चर्च के पास था, यानी कि यहाँ भी वही स्थिति थी कि 67% भूमि सामंत, यानी कि जो बड़े जमींदार लोग थे उसके पास, उसके नीचे लोग किसान लोग काम करते थे, और 13% चर्च के पास, यानी कि वहाँ का पादरी लोग के पास 13% जमीन थी। किसानों का दयनीय स्थिति था, यानी कि जो मेन वर्कर थे यानी किसान थे उनका स्थिति कैसा था, तो दयनीय था। उनके पास ना ज़मीन थी, ना ही बस काम के बदले कुछ पैसे मिल जाते थे, वही इनकी स्थिति थी। श्रमिकों की दशा, यानी कि वहाँ मजदूर का दशा कैसा था, तो कार्य के घंटे निर्धारित नहीं थे, यानी कि अगर आप एक बार इंडस्ट्री गए, यानी औद्योगिक या कुछ काम करने गए, तो आप कब आइएगा उसको कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि निर्धारण नहीं था। जब तक काम खत्म नहीं तब तक आपको काम करना पड़ेगा। न्यूनतम वेतन की कोई व्यवस्था नहीं था कि न्यूनतम कितना वेतन, कि एक दिन में कितना वेतन मिलना चाहिए, इसका कोई व्यवस्था नहीं था। अगर उनका मन किया कि नहीं आपको 2-4 घंटा काम करवाए 50 रुपया देना है, तो 50 रुपये ही मिलेंगे। विदेशी पूंजीपतियों द्वारा शोषण, यानी कि विदेशी पूंजीपतियाँ जो भी सोशलिस्ट आदमी थे, कैपिटलिज्म वाला, वो वहाँ आके शोषण मजदूरों का करते थे। तो इस प्रकार रूस में धीरे धीरे क्रांति का सुगबुगाहट शुरू हो रही थी। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1861 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह भी मौजूद थे, यानी कि दास प्रथा का उन्मूलन हो गया था, लेकिन अगर हम धरती पे बात करें या व्यवहार में बात करें तो इसका उन्मूलन नहीं हुआ था, यानी कि लोग अभी भी गुलाम थे। तो इस प्रकार रूसी क्रांति का धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हो रही थी, और ऐसा ही रूसी क्रांति हुई और कैसे फिर खूनी रविवार हुआ। चलिए हम लोग आगे उसको देखते हैं। खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। तो इसमें क्या हुआ था, चलिए हम लोग उसको बढ़िया से समझते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में ही जार निकोलस द्वितीय रहता था। ये सेंट पीटर्सबर्ग आप लोग देख रहे हैं, सेंट पीटर्सबर्ग का महल था, यहीं निकोलस द्वितीय रहता था। इधर लेनिन रूस में बढ़ते महंगाई और भुखमरी के कारण रूस के सभी नागरिकों को एकत्र होने के लिए कहा, यानी कि आप लोग जो देख रहे हैं पादरी गोपेन के नेतृत्व में, ये पादरी गोपेन के नेतृत्व में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इसके पीछे का हीरो लेनिन था। और रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के राजमहल की ओर छोटा भगवान रोटी दो के नारे लगाते हुए चलने को कहा, यानी कि इधर छोटा भगवान हमें रोटी दो, या कहे कि निकोलस द्वितीय जो था अपने आप को छोटा भगवान बोलता था कि हम ही यहाँ का राजा हैं, हम ही भगवान हैं, तो मेरा लिखा हुआ लकीर सब एक ही है। तो इसी चलते लेनिन दिमाग लगाया कि हम लोग यहाँ के लोग को भड़काएंगे और इसकी ओर ले जाएंगे और बोलेंगे कि छोटा भगवान हमको रोटी दो, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा महंगाई थी।
हजारों की संख्या में जुटे भीड़ राजा जार निकोलस द्वितीय के राजमहल की ओर छोटे भगवान रोटी दो किनारे लगाते हुए चल पड़े। इधर लोग चले। जार के निर्देशानुसार जार की सेना द्वारा इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई। यहाँ के लोग पे ये कि सेना गोलियां चला दी। उसके बाद जिसके कारण हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। इसका एग्जैक्ट डाटा नहीं है, कहीं कहीं 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए ऐसे लिखता है, कहीं कहीं 1000 से ज़्यादा मजदूर मारे गए ऐसे लिखता है। राजा के महल की ओर जाने वाली सड़क खून से लाल हो गई। ये जो सड़क आपको दिख रहा है ये खून से लाल हो गई। यह घटना दिन रविवार को 9 जनवरी 1905 को घटित हुई। यानी कौन सा दिन था? तो 9 जनवरी 1905। और ये दिन कौन सा था? कहीं कहीं 22 जनवरी भी लिखता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसी दिन खूनी रविवार के दिन से जाने लगा। खूनी रविवार की घटना का पूरे विश्व भर में निंदा हुई। यानी पूरा वर्ल्ड में इस घटना का निंदा हुआ। इधर रूस के गरीब लोग अपना नेता लेनिन को चुन लेते हैं, परंतु बाद में लेनिन को अपना देश रूस को छोड़कर स्विट्जरलैंड निवासित होना पड़ा। यहाँ का लोग लेनिन को अपना राजा चुन लेता है, लेकिन बाद में इसको रूस से स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है, निवासित होना पड़ता है। 1905 में रूस में एक राजनीतिक संस्था ड्यूमा का स्थापना किया गया। तो ड्यूमा यहाँ का क्या था? तो ड्यूमा जैसे हम लोग के यहाँ संसद भवन है वैसा ही वहाँ ड्यूमा था, यानी कि सारे कानून वहीं बनते थे। तो ये लोग ड्यूमा का गठन किए, जो एक राजा का सलाहकारी संस्था था। मतलब राजा रहेगा ऊपर, उसका एक सलाहकारी संस्था रहेगा ड्यूमा। यहाँ लोग बैठेंगे, उसके बाद सब कुछ काम होगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध में रूस के बारे में। तो प्रथम विश्व युद्ध और रूस का कहानी बहुत डिटेल में एक बार हम लाएंगे प्रथम विश्व युद्ध का। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। रूस मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? तो फ्रांस ब्रिटेन के साथ जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ा। युद्ध का परिणाम 1917 तक 70 लाख रूसी सैनिक मारे गए थे। 1917 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार कब तक चला? 1914 से 18 तक चला था। यानी कि 1917 में 70 लाख रूसी सैनिक मारे गए। 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन गए। खाद्यान्न की भारी कमी हो गई। फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी। जनता को जार के प्रति समर्थन खत्म हो गया। लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया था। यानी सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया और जार के प्रति जनता का समर्थन खत्म हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध से रूस में ये परिणाम आए। उसके बाद आगे हुआ फरवरी क्रांति हुई। तो फरवरी क्रांति 1917 से स्टार्ट हुई थी। फरवरी क्रांति में हम लोग देखते हैं कि 22 फरवरी फैक्ट्री में तालाबंदी, 50 अन्य फैक्ट्रियों के मजदूर हड़ताल शुरू कर दिए। यानी कि ये मजदूरों वहाँ फैक्ट्री के जो ये थे, फैक्ट्री का मालिक, मजदूरों उनके खिलाफ अपना ये बोल दिए कि बहुत दिन से तुम लोग ये कर रहे हो, अब हम लोग क्रांति करते हैं। 25 फरवरी में जार ने कर्फ्यू लगाया और ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। यानी कि संसद को बर्खास्त कर दिया कि यानी कि अब संसद अभी नहीं चलेगी। प्रदर्शन और तेज़ हो गए। तो इससे प्रदर्शन बहुत तेज़ हो गए रूस में। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। यानी कि जितने भी सरकारी इमारत थे उन पे प्रदर्शनकारियों, यानी कि वो श्रमिक लोग ही थे, तो उस पर कब्जा कर दिया। तो आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे कार्ल मार्क्स का धीरे धीरे बात कैसे सच हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सैनिकों और मजदूरों ने सोवियत का गठन किया। यानी एक सोवियत होगा, सोवियत संघ का नाम सुनेंगे आप लोग, कि एक रूस होगा, उसके अगल बगल में जितने भी ये थॉट को चाहने वाले लोग होंगे वो रूस से जुड़ेंगे, तो सोवियत का गठन हुआ। आगे फिर 2 मार्च को जार ने गद्दी छोड़ दी। रूस में जार शाही का अंत हो गया। जार का मतलब होता था रूस का सम्राट, ठीक है। रूस का सम्राट को हम लोग जार बोलते थे। तो जार शाही का 2 मार्च को अंत हो गया। ये था अपना अप्रैल मतलब फरवरी क्रांति। उसके बाद अप्रैल थीसिस और अक्टूबर क्रांति होता है। युद्ध की समाप्ति हो गई। और आगे फिर अप्रैल थीसिस और अक्टूबर क्रांति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो युद्ध की समाप्ति, रूस को प्रथम युद्ध से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। और फिर युद्ध की समाप्ति के बाद रूस बाहर निकल गया। भूमि का वितरण सारे ज़मीन किसानों के हवाले की जाए, ऐसा अप्रैल थीसिस में लिखा हुआ था कि भूमि का वितरण हो, सभी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए। यानी कि जो सामंतों के पास था, चर्च के पास था, उसका किसानों को दिया जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। यानी कि जो बैंक किसी पूंजीपति के हाथ में था उसका राष्ट्रीयकरण हो, सरकार का उस पर नियंत्रण हो। सभी बैंक पर राज का नियंत्रण हो। राज मतलब सरकार, वही
देश या सरकार उसमें देश को ही राज्य बुलाता था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, ये वाला अभी भी हम लोग देखते हैं कि बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसमें सरकार इस पे हस्तक्षेप रखती है। बैंक का राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार का कोई अंश इसमें हो, पूरा पूरी ये पूंजीपतियों के अधिकार में ना हो, जिससे फिर अगर बैंक एक क्रेडिट वाला चीज़ है, यानी कि इस पर हम लोग विश्वास करते हैं, अगर ये मेरा पैसा लेके भाग जाएगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी, मेरी पूरी जीवन की कमाई तो चली जाएगी। तो इसलिए सरकार इस पर नियंत्रण रखे, इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। आगे लेनिन ने अप्रैल 1917 में 3 मांगें रखी, जिसे 24 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविकों ने विद्रोह शुरू किया और शाम तक पूरा पेट्रोग्राद उनके नियंत्रण में आ गया। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। निजी संपत्ति का खात्मा हुआ। तो अक्टूबर क्रांति के बाद निजी संपत्ति का खात्मा हुआ। बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। बैंक और इंडस्ट्री का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। इंडस्ट्री में भी सरकार का हाथ आ गया, यानी राज का हाथ आ गया, राज का भी इसमें ये आ गया। तो इससे ये हुआ कि जो श्रमिकों थे तो उनके प्रति ज़्यादा कठोर नियम नहीं बने, और फिर उनका न्यूनतम वेतन का ये लागू हुआ कि उनको इतना वेतन मिलेगा। भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया, यानी कोई ज़मीन है तो सामाजिक संपत्ति है, ऐसा नहीं है कि वो सामंतों का है या फिर चर्च वाला है, ये समाज का है, इसमें खेती हो सकता है। अभिजात वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक, यानी कि जो अभिजात वर्ग थे, बड़े वर्ग थे, उनके पुरानी पदवी जो था कि हम जार हैं तो हम ये हैं तो हम वो हैं, उनकी पदवियों पर रोक लिया गया कि आप साधारण आदमी हैं। तो ये अक्टूबर क्रांति का देन था। इसके बाद आगे हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके बाद रूसी क्रांति का परिणाम क्या हुए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक परिणाम क्या हुए रूसी क्रांति के। तो राजतंत्र की समाप्ति हुई, सर्वहारा का शासन स्थापित हुआ। सर्वहारा मतलब वैसे वर्ग, श्रमिक, किसान वाले लोग उनका शासन स्थापित हुआ। एक दलीय व्यवस्था शुरुआत हुई, यानी एक दल रहेगा वही पूरा रूस को शासन करेगा। आर्थिक परिणाम का हुआ, तो उत्पादन के साधनों पर राज का नियंत्रण हो गया, यानी उत्पादन के जितने साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, कर और सारे साधन, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो पता होगा उत्पादन के कितने साधन होते हैं, 4-5 साधन होते हैं। तो उस पर राज का नियंत्रण हो गया। नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी एक प्लानिंग वे में अर्थव्यवस्था का शुरुआत हुआ। एक प्लानिंग वे में एक प्लानिंग करना है, उसके बाद इकोनॉमिक का शुरुआत हुआ। वैश्विक मंदी से सुरक्षा, यानी कि अगर मंदी आता है तो ऐसे उसकी सुरक्षा कैसे होगी, उसका भी प्लानिंग हुआ। तो ये आर्थिक परिणाम थे। उसके बाद अगर हम बात करें सामाजिक परिणाम का, तो सामाजिक परिणाम में सामंत और कुलीन वर्ग की समाप्ति हो गए, यानी सामंत मतलब बड़े किसान या फिर जिस जमींदार थे उनका समाप्ति, और कुलीन वर्ग मतलब बड़े आदमी लोग। वर्ग भेद और लैंगिक भेदभाव की समाप्ति हुई, यानी कि महिला पुरुष में जो लैंगिक भेदभाव था वो समाप्त हुआ। वर्ग भेद यानी अमीर गरीब का जो भेदभाव था उसकी समाप्ति हुई। 16 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, यानी कि आप 16 साल तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, जो अभी आप भारत का भी संविधान में देखते होंगे कि 14 वर्ष तक अनिवार्य शिक्षा की ज़रूरत होती है। तो ये रूसी क्रांति का ही देन है। गृह युद्ध, क्रांति के बाद बोल्शेविक यानी कि रेड, सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स और जार समर्थक व्हाइट्स के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। अंततः बोल्शेविकों की जीत हुई और रूस में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हुई, यानी बोल्शेविक लोग जीते। बोल्शेविक वैसे लोग थे जो मध्यम वर्ग के थे और एजुकेटेड थे, तो उन लोग का जीत हुई और सामाजिक व्यवस्था का स्थापना हुआ था। ये था यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। आई होप आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।